दिल्ली से 4000 किलोमीटर दूर एक शहर है, एक देश है जो पिछले 2000 वर्षों से विवाद में है और पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा चर्चित विवाद है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में या फिर किसी में भी, करंट अफेयर्स में ही गिन लीजिए, जो हमेशा करंट रहते हैं, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी वर्ष में ली गई हो, उनमें उस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। उस टाइप के टॉपिक में एक ये वाला है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद। तो हमेशा एवरग्रीन टॉपिक रहता है और यूपीएससी ने भारत सेंट्रिक आईआर के अलावा अगर किसी एक देश से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हो तो शायद ये होगा। अलग अलग टॉपिक, अलग अलग उसकी जो स्ट्रगल रही हैं, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट रही हैं, उनसे अलग अलग काट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आम जनता में भी बहुत कौतूहल रहता है कि इज़राइल और पैलेस्टाइन का विवाद आखिर है क्या। तो स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि सर एक लेक्चर इसी पे रख दीजिए, और ख़ासकर गुजरात बाहर के स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि हिंदी में रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज कोशिश कर रहे हैं उसकी कि आपको पूरा 2000 वर्ष का पूरा इतिहास बता दें। तो जैसे हमारी आदत है, शुरुआत से शुरू करते हैं, एकदम शुरुआत से। कौन से शहर की बात कर रहे हैं हम? जेरूसलम। 3 रिलीजियंस की सबसे होलीएस्ट साइट, सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। कौन से 3 रिलीजन है ये? जुडाइज़म यानी कि यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। तो इन तीनों को अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है क्योंकि इन तीनों के एक पितामह कहे जाते हैं, एक प्रॉफिट थे अब्राहम। उन्हीं अब्राहम की लाइनेज से ये तीनों रिलीजन निकले हुए हैं। उन प्रॉफिट अब्राहम के 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। तो एक बहुत चर्चित कथा है कि अब्राहम पहाड़ी पे गए थे अपने बेटे इसहाक के साथ, एक बकरी भी थी साथ में, और फिर गॉड ने कहा उनसे कि अपने बेटे की बलि दो। वो राज़ी हो गए। फिर गॉड ने कहा कि ठीक है, बेटे की मत दो, बकरे की बलि दे दो। तो उन इसहाक की लाइनेज से निकले हुए हैं जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी। और दूसरे बेटे जो हैं इस्माइल, उनकी लाइनेज से निकले हुए हैं इस्लाम। माने इस्लाम वाले उनसे ट्रेस करते हैं अपनी लाइनेज को। तो तीनों के पितामह एक ही हैं, कॉमन है। सबसे पुराना रिलीजन इन तीनों में है जुडाइज़म, और उनके फाउंडर प्रॉफिट थे मोसेस। हिंदी में उन्हें मूसा भी कहा जाता है। तो ये मोसेस इजिप्ट के प्रिंस थे। उनकी लाइफ पे 2 फिल्में भी बनी है, एक प्रिंस ऑफ इजिप्ट है, एक 10 कमांडमेंट्स है। तो ये मोसेस इजिप्ट के लोगों को जो वहाँ पे त्रस्त थे राजा के, खराब राजा के शासन से, उनको लेके चले गए थे इज़राइल। एक हल्की सी ज्योग्राफी बता दें, इज़राइल आज है कहाँ पे? भारत के अखंड भारत आप गिन लीजिए, पाकिस्तान को भी उसी में समझ लीजिए। तो अखंड भारत का जस्ट बगल वाला पड़ोसी है ईरान, उसके जस्ट बगल वाला पड़ोसी है इराक, और उसके बगल वाला पड़ोसी एक देश छोड़ के ये इज़राइल आपका। ठीक है, इज़राइल के एक तरफ सऊदी अरेबिया, एक तरफ जॉर्डन, ऊपर सीरिया, और इज़राइल के पश्चिम में है इजिप्ट। तो इस इजिप्ट से मोसेस अपने लोगों को लेके जा रहे थे इज़राइल की तरफ। और एक कहानी है कि पूरा रेगिस्तान पार किया, और फिर जब समंदर आया, मोसेस ने समंदर को कमांड किया और समंदर के 2 बंटवारे हो गए, और बीच में से जो ज़मीन निकली उस पे पैदल चल के उन्होंने समंदर क्रॉस किया। तो उस इज़राइल को कहा जाता है बाइबल में, दोनों जूइश बाइबल और क्रिश्चियन बाइबल दोनों में उसको प्रॉमिस्ड लैंड कहा गया है, कि गॉड ने खुद कहा है यहूदियों को
कि इज़राइल तुम्हारी भूमि है और क़यामत तक मैं उसकी रक्षा करूँगा। तो बाइबल में एक और कहानी है कि एक किंग डेविड थे जिन्होंने इस जेरूसलम को मुक्त करवाया था और फिर वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ऑफ इज़राइल बनवाया था। और फिर उनके एक बेटे थे किंग सोलोमन। उन किंग सोलोमन ने यहूदियों का सबसे पवित्र मंदिर बनाया था, फर्स्ट टेंपल कहा जाता है जिसको। मोसेस जब आए थे इज़राइल में तो उन्होंने किसी पर्वत पे जाके तपस्या की थी, ध्यान किया था, और वहाँ पे उनको गॉड ने सरमन दिया था। तो उस पहाड़ी को ज्यूज़ सबसे पवित्र पहाड़ी मानते हैं और उसी पहाड़ी पे ये मंदिर बनाया था जिसको कहा जाता है फर्स्ट टेंपल, जो कि ज्यूज़ की, यहूदियों की सबसे पवित्र भूमि है। ये टेंपल बनाया गया था, अनुमानित है 957 BC, यानी ईसा मसीह से 950 वर्ष पूर्व पहले। फिर वहाँ पे बेबीलोनियन एम्पायर, बेबीलोनिया प्राचीन नाम है इराक का, तो बेबीलोनियन एम्पायर ने जब वहाँ पे आक्रमण किया 586 BC में, तो उस मंदिर को तोड़ा था। और उसके बाद 516 BC में जेरुब्बाबेल ने दोबारा उसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। उसे कहा जाता है सेकंड टेंपल। फिर उसके बाद एक रोमन एम्पायर शुरू हुआ और वो रोमन एम्पायर क्रिश्चियन था, और उस रोमन एम्पायर के राजा ने दोबारा से उस मंदिर को तोड़ा 70 AD में, 70 AD, यानी ईसा मसीह के 70 साल बाद उसको तोड़ा गया, उस सेकंड टेंपल को तोड़ा गया। और यहूदियों में ये मान्यता है कि वहाँ पे तीसरी बार मंदिर बनेगा, जो कि कोई ईश्वर का भेजा हुआ मसीहा बनाएगा, और वो यहूदियों का सबसे बड़ा दिन होगा जब वहाँ पे वो मंदिर बनेगा, तीसरा मंदिर। उसके बाद वाला जो सेकंड रिलीजन आया, अब्राहमिक रिलीजन, वो है क्रिश्चियनिटी। और उनके मुताबिक जीसस क्राइस्ट को जो क्रूसीफाई किया गया था, जो देहदमन हुआ था उनका, माने हाथों पे और पाँव पे जो कील मार के जो उनका देह त्याग हुआ, वो इसी जगह पे जेरूसलम में ही हुआ था। और उसके बाद जब उनकी मृत्यु के 3 दिन बाद जब वो रेजरेक्ट हुए, यानी दोबारा अपने शिष्यों को दर्शन दिया उन्होंने, अपने भक्तों को, वो भी जेरूसलम में हुआ था। इसीलिए ये उनके लिए भी बहुत पवित्र जगह है। इस्लाम के लिए ये पवित्र जगह इसलिए है कि वो लोग मानते हैं कि इसी टेंपल, इसी माउंट से, ये जो टेंपल माउंट है जिसे इस्लाम में कहा जाता है हरम अल शर्फ, तो उसी जगह से प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने अपन जन्नत का रास्ता उनको यहीं से मिला था। जब उन्होंने देह छोड़ी अपनी, तो वो जन्नत जहाँ से गए थे वो यही था, जेरूसलम का, इसी पहाड़ी से वो जन्नत की तरफ गए थे। तो वो उनके लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र जगह है। और वहाँ पे एक मस्जिद बनाया गया है जिसका नाम है अल अक्सा मॉस्क। तो ये उनके लिए तीसरी सबसे पवित्र जगह है। इस टेंपल माउंट को यहूदी लोग अभी उसमें एंटर नहीं करते। वो मानते हैं कि बहुत पवित्र यहूदी ही उसके अंदर जा सकता है, तो वो खुद अंदर जाके उसकी पवित्रता को कम नहीं करना चाह रहे। लेकिन उस मस्जिद के पश्चिमी छोर पे एक दीवार है जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, उसे वेलिंग वॉल भी कहा जाता है। तो वहाँ पे वो लोग अपनी पूजा करते हैं, और वो यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है, वो वेलिंग वॉल। तो जब क्रिश्चियनिटी का उद्भव हुआ और उन्होंने सबसे पहला शुरुआती आक्रमणों में ही जेरूसलम पे आक्रमण किया था, क्योंकि उनका मानना था कि इसी जगह जीसस क्राइस्ट को सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया गया। तो वहीं जाके उन्होंने ये मंदिर तोड़ा और जेरूसलम पे कब्जा किया। और फिर एक राजा आया था जूलियस सेवेरस, उसने इस जेरूसलम का नाम बदल के कर दिया उसे एलिया कैपिटोलिना, और इज़राइल का नाम बदल के उन्होंने कर दिया सीरिया पैलेस्टीनिया, क्योंकि यहूदियों की पुरानी दुश्मनी थी एक लोकल ट्राइब से, उस देश की एक लोकल ट्राइब जिसका नाम है फ़िलिस्तीन।
तो उन फ़िलिस्तीनियों से उनकी दुश्मनी थी, इसलिए यहूदियों को चिढ़ाने के लिए उस देश का नाम रख ही दिया उन फ़िलिस्तीनियों पे, जिसको आज हम पैलेस्टाइन कहते हैं। तो इस तरह उस जगह का नाम पैलेस्टाइन हुआ। जब क्रिश्चियन एम्पायर आ गया वहाँ पे, रोमन एम्पायर, तब यहूदियों को वहाँ पे बहुत टॉर्चर किया गया, उनको मारा गया, कन्वर्ट होने को भी मजबूर किया। तब वो लोग उसे छोड़ के चले गए थे इराक। उसके पहले भी जब बेबीलोनिया का आक्रमण हुआ तभी से वो लोग इराक चले गए थे। फिर करीब 1400-1500 वर्ष तक उसी जगह पे रहे वो। तो उसके बाद से वो लोग, यहूदी लोग, पूरी दुनिया में भटकते रहे हैं। कुछ भारत भी आए थे उसी टाइम पे, 70 AD के आसपास ही। और केरला में उनका एक बहुत पुराना सिनेगॉग है। जब पोर्चुगीज़ लोग सबसे पहले जब केरला में आए थे तो उन्होंने हिब्रू स्पीकिंग लोगों का उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में लिखा हुआ है। तो मुंबई में भी काफ़ी बड़ी जूइश कम्युनिटी है। मतलब भारत में जितने जूइश हैं उनमें बहुत सारे मुंबई में भी हैं, कुछ कलकत्ता में भी हैं। तो यूरोप चले गए थे कुछ लोग, कुछ बाकी गल्फ़ के देशों में, तो बहुत सारे देशों में माइग्रेट किए थे ये लोग। और फिर इनकी गजब प्रताड़ना हुई। उसके बाद करीब 7वीं सदी में जब इस्लाम का उद्भव हो रहा था, तो इस साल जेरूसलम आ गया मुस्लिम शासकों के अंडर, और फिर वहाँ पे मुस्लिम शासन शुरू हो गया। उसके बाद से आबादित मुस्लिम शासन ही रहा है उस जगह पे। करीब 5वीं सदी से ही क्रिश्चियन राजाओं ने यूरोप में यहूदियों को प्रताड़ित करने के फरमान जारी किए थे कि जहाँ भी यहूदी मिले उनको मारो। क्यों? वो लोग समझ रहे थे कि इनके पूर्वजों ने जीसस क्राइस्ट को मारा था, इसलिए हम इन्हें मारेंगे। तो 10वीं 11वीं सदी के आसपास ऐसे बर्बर कानून पास होने लगे थे यहूदियों के खिलाफ कि अगर दूर से भी कहीं कोई यहूदी दिख जाए तो यहूदियों को अपने कपड़े पे, जो सबसे बाहरी वस्त्र होता था, उसके ऊपर एक येलो कलर की रिंग बनानी होती थी, या फिर उनका एक जूइश स्टार है, उस स्टार को पहन के चलना होता था, ताकि दूर से पता चल जाए कि यहूदी आ रहा है। और यहूदी को टॉर्चर करना अच्छा माना जाता था, मतलब एक प्रकार से पुण्य का कार्य माना जाता था कि इनके पूर्वजों ने जीसस को मारा था तो इनको मारने से पुण्य मिलेगा। तो और ये प्रैक्टिस वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक चालू रही। जब हिटलर का राज ख़त्म हुआ 1945 तक इस प्रैक्टिस को चालू रखा गया। और ज्यूज़ के प्रति नफ़रत के लिए एक टर्म भी यूज़ होता है वहाँ पे, जिसे कहा जाता है एंटीसेमिटिज़म। तो ज्यूज़ को नफ़रत करना फैशन माना जाता था। बहुत प्रताड़ना हुई है दोनों रिलीजन्स की तरफ से, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों में। कन्वर्ट होने के लिए दोनों को बहुत मजबूर किया गया था कि या तो कन्वर्ट हो जाओ। कुछ लोगों ने कन्वर्ट ना होना पसंद करके मरना भी पसंद किया। इन तमाम प्रताड़नाओं के बावजूद उन्होंने अपनी एक्सेलेंस को कायम रखा, एक्सेलेंस बरकरार रखी, ना जुडाइज़म छोड़ा और ना उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ी। पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे थे, बहुत कंजूसी से रहते थे, बहुत ही अच्छी बिज़नेस कम्युनिटी कही जाती है, बिज़नेस की बहुत अच्छी सेंस है। तो कंजूसी से इसलिए रहते थे क्योंकि बार बार माइग्रेट करना पड़ता था। तो जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह सब कुछ छोड़ छाड़ के जाओगे तो जाहिर सी बात है कंजूसी से रहना पड़ेगा। यूरोप में यहूदियों की कंजूसी पे काफ़ी जोक्स भी क्रैक किए जाते हैं कि दुनिया की सबसे कंजूस कम्युनिटी बताया जाता है उनको, यहूदियों को। बीच में क्रिश्चियनिटी में ब्याज लेना और देना वर्जित किया गया था, मनाही की गई थी उसको। तो यहूदी उस टाइम पे मनी लैंडिंग बिजनेस में गए, लोन वगैरह देने के, उधार वगैरह देने के बिजनेस में, और उसमें भी बहुत प्रॉफिट कमाया यहूदियों ने। तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का एक बहुत छोटा हिस्सा होने के बावजूद बहुत ही अमीर कम्युनिटी रही है हमेशा। इस वजह से बाकी कम्युनिटीज़ को इनकी ईर्ष्या भी बहुत होती थी कि यहूदी हमेशा अच्छी जगहों पे क्यों होता है, हमेशा अमीर होगा, पावरफुल पोजीशंस पे होगा।
तो काफ़ी सारे लेखकों ने भी पोर्ट्रे किया है यहूदियों को किस तरह से सेकंड क्लास सिटीज़न की तरह ट्रीट किया जाता था। एक शेक्सपियर का बड़ा फेमस नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, अल पचिनो की मूवी भी आई थी उसी नाम से। साइंटिफिक इन्वेंशंस में यहूदियों का बहुत बड़ा रोल होता है। आप आज भी उठा के देख लीजिए, नोबेल प्राइज़ जितने लोगों को मिले हैं उसमें यहूदियों का शेयर कितना बड़ा है और उनका परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पूरी दुनिया में कितना है। तो वास्ट आपको इंक्रीज दिखेगा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन से शेयर ऑफ नोबेल प्राइज़ में। आप आज भी देख लीजिए आईटी फील्ड में भी, मतलब हर जगह पे आप किसी भी जगह इन्वेंशंस में देख लीजिए, ज्यूज़ का रोल बहुत बड़ा है। बहुत शानदार लॉयर्स होते हैं, ऑथर्स, पोएट, बिजनेसमैन, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, बिल्डर, हर फील्ड में एक्सेल की इन्होंने जहाँ भी हाथ डाला। अमेरिका में आज भी सबसे बड़ी जो बैंकिंग फैमिली कही जाती है रॉथस्चाइल्ड, वो भी यही ज्यूज़ हैं, माइग्रेट किए हुए थे। 11वीं सदी के आसपास क्रिश्चियनिटी की तरफ, क्रिश्चियनिटी में एक रिलीजियस वॉर्स शुरू हुए कि जो भी क्रिश्चियन साइट्स पे इस्लाम का कब्ज़ा है उसको हटा के दोबारा से क्रिश्चियन राजाओं के अंडर लाया जाए। तो करीब 200 सालों तक जेरूसलम पे ये युद्ध चला जिसे क्रूसेड कहा जाता है, इस्लाम के शासन से जेरूसलम को मुक्त करा के क्रिश्चियन शासन के अंदर लाने के लिए। और 200 साल के युद्ध के बाद ये क्रूसेड मुस्लिम राजा जीत गए, क्रिश्चियन राजा हार गए। तो तब से तो मतलब तय हो गया कि पैलेस्टाइन पे मुस्लिम शासकों का ही राज रहेगा। उसके कुछ वर्षों बाद एक ऑटोमन एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया था जो कि बहुत बड़ा मुस्लिम शासक कहा जाता था, तो जिसका करीब 400 साढ़े 400 साल तक उसका राज्य रहा है और काफ़ी बड़ा एम्पायर था। इजिप्ट, कुछ पार्ट सऊदी अरेबिया के, पूरा का पूरा आज का इजराइल या पैलेस्टाइन, और नॉर्थ में भी काफ़ी आगे तक था, जॉर्डन वगैरह, नॉर्थ में बहुत आगे तक था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड तक ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर ही रहा इजराइल। 18वीं शताब्दी आते आते ज्यूज़ की हालत में थोड़ा सा परिवर्तन होना शुरू हुआ। कुछ देशों ने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से फ्रांस ने शुरुआत की थी कि ज्यूज़ को इक्वल स्टेटस दिया जाए, और जो एकदम बर्बर कानून थे यहूदियों के ख़िलाफ़, जिसमें उनको अमानवीय उनके साथ व्यवहार होता था, उनको ख़त्म करने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसे कहा जाता है जूइश इमेंसिपेशन। एक एनलाइटनमेंट का दौर चला था पूरे यूरोप में, उसी एनलाइटनमेंट का पार्ट है ये जूइश इमेंसिपेशन। एनलाइटनमेंट माने जो मजहबी कट्टरता है, मजहबी रूढ़ियाँ हैं, उनको छोड़ के अब एक नए युग की तरफ, मॉडर्न युग की तरफ यूरोप जा रहा था। तो उसी का एक पार्ट था। लेकिन हालत में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। बहुत सारे देशों ने ये इस पे पहल की थी, लेकिन सेकेंड क्लास सिटीज़न तो रहे ही ज्यूज़। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक ज्यूज़ के अंदर एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसे कहा जाता है ज़ायोनिज़्म। ज़ायन हिब्रू में जेरूसलम को कहा जाता है। तो इन्होंने काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई इनके एक बहुत बड़े लीडर थे ज़ायनिज़्म के, नाम है थियोडोर हर्ज़ल, और प्रणेता कहे जाते हैं ज़ायनिस्ट मूवमेंट के। तो काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई थी। लास्ट वाली मीटिंग हुई थी इनकी वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस 1897 में, जिसके बाद ये लोग फाइनली इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि भाई इज़राइल यहूदियों के लिए फाइनल सोल्यूशन क्या, भाई कब तक ऐसे जियोगे। तो 3 ऑप्शन सोचे थे इन्होंने कि एक तो हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के साथ नेगोशिएट किया जाए कि भाई हमको इक्वल सिटीजन्स का दर्जा दो। तो ये तो खारिज हुआ कि पॉसिबल नहीं है, 2000 वर्षों में देख लिया। एक केस आया था फ्रांस का, ड्रेफस अफेयर कहा जाता है, जिसमें एक जूइश ऑफिसर थे ड्रेफस नाम से, उससे ट्रीजन का, राष्ट्रद्रोह का उसके ऊपर मुकदमा चला था, और काफ़ी समय तक केस चलने के उसको दोषी करार कर दिया था। 10 साल बाद ये पता चला कि ये निर्दोष था,
और जब तक केस चलता रहा तो कोर्ट के बाहर जनता नारे लगाती थी, डेथ टू जूस, माने जूस को मार डालो। तो इससे उन्हें पता चला कि भाई जब सबसे लिबरल देश फ्रांस है, अगर वहाँ भी यही हालत है तो फिर हमारे लिए यहाँ इक्वल सिटीज़न का तो मतलब नहीं होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि उसी देश के अंदर एक पैरेलल गवर्नमेंट टाइप एस्टैब्लिश करके ऑटोनॉमी सा बना के अगर हम डिमांड करें तो फिर सोचा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन फाइनली उन्होंने सोचा कि भाई यहूदियों की धरती कौन सी है, इज़राइल है, तो वापस इज़राइल ही चलते हैं, वहीं अपना एक देश बनाएंगे और वहीं रहेंगे। तो उन्होंने शुरुआत की इसकी और काफ़ी सारे ज्यूज़ हज़ारों की संख्या में पैलेस्टाइन शिफ्ट होने लगे। तो उस मास इमिग्रेशन को कहा जाता है आलिया। ओके, वो हीरोइन नहीं। तो फर्स्ट आलिया में 25,000 लोग पैलेस्टाइन पहुँचे थे यूरोप से, और फिर सेकेंड आलिया में कुछ 35,000 लोग गए थे। जो ये शुरुआती माइग्रेंट्स थे पैलेस्टाइन में, उनको ना खेती आती थी, ना फिज़िकली उतने स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि पढ़ने लिखने वाली कम्युनिटी थी और बिज़नेस कम्युनिटी थी। तो उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया, खेती बाड़ी सीखी। फिर जिन देशों में जो समृद्ध ज्यूज़ रहते थे, उदाहरण के तौर पे अमेरिका में सबसे ज़्यादा समृद्ध ज्यू वहाँ रहते थे। आज भी यहूदियों की सबसे बड़ी संख्या इज़राइल में पाई जाती है, दूसरी अमेरिका में पाई जाती है। दोनों जगह 60-60 लाख, इज़राइल में ज़्यादा हैं, अमेरिका में कुछ 60 लाख यहूदी होने का अनुमान है। तो वहाँ के यहूदी बहुत अमीर हैं अमेरिका के। और अमेरिका में आज भी सबसे पावरफुल लॉबी जूइश लॉबी है। तो ये जू लोग अमेरिका की दोनों पार्टी को शुरुआत से स्पॉन्सर करते आ रहे हैं, उनके इलेक्शन कैंपेन को। तो अमेरिका इसलिए हमेशा से प्रो इज़राइल रहा है, हमेशा इज़राइल के फेवर में रहा है, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की गर्दन पकड़ रखी है इन्होंने, मतलब पैसों से स्पॉन्सर करके। तो रॉथस्चाइल्ड नाम से एक बहुत अमीर जू थे, उनसे भी पैसे वैसे मांगे इन्होंने, मदद मांगी, इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किए, खेती बाड़ी सीखे, एस्टैब्लिश हुए वहाँ पे जैसे तैसे करके, बहुत स्ट्रगल किए। और फिर वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह बनाई, सोशलिस्ट पार्टी बनाए, लेबर यूनियन टाइप बनाए, और कम्युनिटी बनाई, जिससे सारे जितने भी यहूदी वहाँ पे रह रहे हैं उनका एक संगठन टाइप बने, सब एकजुट हो। हिब्रू को रिवाइव किया उन्होंने, हिब्रू जो उनकी एक भाषा करीब करीब लुप्त हो चुकी थी, उसे रिवाइव किया, उसमें बुक्स लिखी, सारी हायर एजुकेशन की बुक्स ट्रांसलेट की, यूनिवर्सिटी में हिब्रू को दाखिल करवाया आंदोलन वगैरह करके कि सिर्फ अरेबिक नहीं पढ़ेंगे, हिब्रू पढ़ेंगे। तो इतना आसान तो नहीं है कोई नई भाषा सीख लेना, एक आध पीढ़ी ने कुर्बानी दी और फिर दूसरी पीढ़ी उस भाषा में कंफर्टेबल थी। तो उनके अंदर एक जज्बा था कि भाई अब जो भी जो आइडेंटिटी है उसको दोबारा से रिवाइव करना है, कैसे भी करके, कितनी भी हार्डशिप फेस करनी पड़े। उसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई 1914 से लेकर 1918 तक, जिसमें दो धड़े हो गए थे। तो इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, ये लोग अलाइड पावर्स की तरफ से थे, और इंग्लैंड फ्रांस वाला जो ग्रुप था वो जीत गया। तो 1917 के करीब इंग्लैंड ने ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया था, और वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ पे एक घमासान छिड़ गया कि भाई अभी कौन इस, जिसे कि इंग्लिश में बहुत ख़राब कहावत है जिसे कहा जाता है स्पॉइल्स ऑफ द वॉर, यानी युद्ध जीतने के बाद जो भी पैसा है उसको कौन बांटेगा। तो सभी इन अलाइड पावर्स के बीच में ये लोग यूरोपियन पावर्स पहले ही ऑटोमन एम्पायर को छू नहीं रहे थे, क्योंकि ये इनको यही डर था। हमें पता है कि यूरोप में एक कॉलोनाइजेशन की होड़ मची थी कि कौन कितने ज़्यादा देशों को अपने अंदर गुलाम बनाएगा, जिसके अंदर भारत भी गुलाम था। तो अफ्रीका भी पूरा गुलाम हो चुका था, साउथ अमेरिका गुलाम हो चुका था। तो ये लोग ऑटोमन एम्पायर को इसलिए टच नहीं कर रहे थे कि भाई फिर वहाँ भी घमासान चिढ़ेगा यूरोपीय देशों के बीच में ही कि कौन सा देश किसके अंडर जाएगा। तो अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ऑटोमन एम्पायर खुद शामिल हो गया, तब तो ये सवाल बचा ही नहीं, ऑटोमन एम्पायर हार गया।
तो अब तो भाई जिससे डर था वो तो हो गया, तो अब जो हमारा जो मेन काम है अलग अलग देशों में जाके लूट मचाना, वो तो करना पड़ेगा। तो एक ट्रीटी ऑफ सेवेरिस नाम से हुई थी इनके बीच, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में मेनली फाइट थी। रशिया में तो फिर रशियन रेवोल्यूशन हो गया था, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो चले गए वापस रशिया। तो इंग्लैंड को मेनली दिलचस्पी थी जो ट्रेड रूट भारत की तरफ जाता था उसमें, तो उनको इराक वगैरह वाले पोर्ट्स में दिलचस्पी थी। और एक दूसरी दिलचस्पी थी इंग्लैंड को सुएज़ कैनाल में। सुएज़ कैनाल अभी ब्लॉकेड हुआ था लंबा चौड़ा, तो हम सबको पता है कि अच्छी खासी डिले मतलब अच्छा खासा डिले हो गया सभी सामानों को यहाँ पहुँचने में। तो सुएज़ कैनाल बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह है, क्योंकि अगर आपको इंग्लैंड से भारत कोई चीज़ पहुँचानी है और आप पूरा अफ्रीका घूम के जाओगे तो काफ़ी लंबा रास्ता हो जाएगा। तो ये बीच में से एक आर्टिफिशियल सुएज़ कैनाल बनाई थी तब फ्रेंच कंपनी ने, लेकिन ऑटोमन एम्पायर जीतने के बाद इंग्लैंड बड़ा सुपर पावर हो चुका था, तो फ्रांस को दरकिनार किया इंग्लैंड ने और खुद ही इस पे कब्जा कर लिया, क्योंकि काफ़ी समय बच जाएगा भारत आने जाने में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड को ये सुएज़ कैनाल बहुत काम आई थी, क्योंकि जर्मनी की नाजी फ्लीट को उन्होंने रोक के रखा था, सुएज़ कैनाल उनके कब्जे नहीं आने दिया था, तो उसमें बहुत एडवांटेज हुआ था इंग्लैंड को। तो ये जो आज का वर्तमान का इज़राइल और पैलेस्टाइन वाला एरिया है वो गया इंग्लैंड के अंडर। बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही इंग्लैंड ने ज्यूज़ को एक प्रॉमिस किया था कि भाई हम आपको पैलेस्टाइन के अंदर एक देश बनाने के लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे, जिसे कहा जाता है बेल्फोर डिक्लेरेशन। उस बेल्फोर डिक्लेरेशन में से पैलेस्टाइनियंस नाराज़ हुए कि भाई हमारे देश में तुम यहूदियों को क्यों घुसाना चाह रहे हो। तो इंग्लैंड ने बेल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में किया था, ज्यूज़ को प्रॉमिस किया था। उसके पीछे उनका गणित ये था कि रशिया में बहुत बड़ी संख्या में ज्यूज़ हैं और अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में ज्यूज़ हैं, अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे तो रशिया और अमेरिका वर्ल्ड वॉर में हमारी तरफ से फ़ाइट करेंगे, तो जर्मनी कमज़ोर हो जाएगा। तो खैर बातें थी, हवाई बातें थी। इंग्लैंड की तो आदत हम सबको पता ही है कि जहाँ पे जो फ़ायदा दिखेगा उस तरफ वो सपोर्ट करते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा का पूरा पैलेस्टाइन चला गया इंग्लैंड के अंडर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका नाम है लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस का काम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं होने देना। जैसे अभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है शांति वाला यूनाइटेड नेशंस, उसी तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक बना था लीग ऑफ नेशंस। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ी, लीग ऑफ नेशंस की प्रासंगिकता समाप्त हो गई, ख़त्म हो गया था वो। तो लीग ऑफ नेशंस ने ये ज़िम्मा इंग्लैंड को सौंपा था कि भाई आप बड़े सुपर पावर हो, तो पैलेस्टाइन का ज़िम्मा हम आपको दे रहे हैं कि आप उसकी ठीक से देखभाल करना। और हमें पता ही है भाई इंग्लैंड जहाँ जाएगा वहाँ डिवाइड एंड रूल करेगा ही, और उस देश की क्या हालत करेगा हमसे बेहतर कौन जान सकता है। भाई सुपर पावर देश था और इतना गरीब कर दिया, तो जब हमको इतना बर्बाद कर सकता है तो बाकियों की क्या हालत की होगी, ये तो हम इमेजिन कर ही सकते हैं। खैर, तो इन्होंने शुरुआत में दोनों पार्टीज़ को, अरब्स और ज्यूज़ को, दोनों को बराबर से ट्रीट किया। वहाँ पे विकास वगैरह के लिए पैसे भी दिए, स्कूल्स खोले, यूनिवर्सिटीज़ खोली, रास्ते बनाए, सड़कें वगैरह, ब्रिज वगैरह सब कुछ बनाए और उनको अपने विकास के लिए मौके दिए। लेकिन इस जो इंग्लैंड से जो मदद आ रही थी उस मदद का फ़ायदा ज्यूज़ ने ज़्यादा उठाया। वो ज्यूज़ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रही, क्योंकि ज्यूज़ यूरोप से ही आ रहे थे, तो यूरोप के तौर तरीक़ों से परिचित थे, वेस्टर्न एजुकेशन पाए हुए थे, तो वो इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लॉइट कर पाए, पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, तो उन्होंने अपना विकास बहुत फटाफट किया। अरब्स का विकास नहीं हो पाया इंग्लैंड के पैसों से। रशिया में जब रिवॉल्यूशन आया तो रशिया से भी ज्यूज़ प्रताड़ित होने लगे। थर्ड वेव आया ज्यूज़ का, थर्ड आलिया हुआ रशिया और पोलैंड से, तो वहाँ से भी काफ़ी करीब 1 लाख ज्यूज़ आ गए यहाँ पे। तो ज्यूज़ की तादाद जो है वो बढ़ने लगी थी।
इंग्लैंड ने क्या किया, साथ साथ ज्यूज़ को बढ़ावा देते रहे, क्योंकि यूरोप में इनको कहीं पे ज्यूज़ चाहिए नहीं थे एक्चुअली, किसी भी देश को। तो अगर मान लीजिए इंग्लैंड कहेगा पैलेस्टाइन में मत जाओ यहूदियों को, और यहूदी कहेंगे कि ठीक है फिर हम इंग्लैंड आ रहे हैं, हमें रेफ्यूज़ दे दो। इंग्लैंड ये तो चाह नहीं रहा था, यूरोप का कोई देश नहीं चाह रहा था कि भाई अगर ज्यूज़ कहीं से भी प्रताड़ित हो रहे हैं तो उन्हें रेफ्यूजी की तरह एक्सेप्ट करना वो भी नहीं चाह रहे थे। तो सब ने सोचा कि ठीक है भाई इनको पैलेस्टाइन ही जाने दो। मीनवाइल इन्होंने वहाँ पे अपने लेबर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बनाए, जिसका उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी हुआ आगे चल के। उस लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड था डेविड बैन गुरियन, वही इज़राइल का पहला प्रधानमंत्री भी बना, क्योंकि जो संगठन बन गया था वो उनको बहुत काम आया बाद में। पॉलिटिकल पार्टीज़ बना ली इन्होंने वहाँ पे, काफ़ी पैसा कमा के आ रहे थे तो वहाँ पे घर खरीद लिए, सेटलमेंट्स वगैरह काफ़ी बनने लगे, तो यहूदी अच्छे से एस्टैब्लिश होने लगे इज़राइल के अंदर। और आप मान लीजिए कि पैलेस्टाइन के अंदर एक स्टेट विद इन स्टेट पैरेलल गवर्नमेंट टाइप से चलाने लगे थे वो। धीरे धीरे इंग्लैंड से उनको मदद मिलने लगी तो अपनी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस भी बनाने लगे थे। उसी दौरान चलते चलते सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले हालात पैदा हो गए थे। 1933 में जब हिटलर का राइज हुआ जर्मनी में, तो वो एक ही दम पे हिटलर चांसलर बना था जर्मनी का, यहूदियों की तरफ नफरत, यहूदियों के प्रति नफरत के ज़ोर पे। तो खुलेआम भाषणों में यहूदियों को गालियां देता था और कहता था भाई ये यहूदी हमारे सारे पैसे खा गए, हमारी इकोनॉमी पे कब्जा कर चुके हैं, तो इनको बस मार डालो। यहूदियों का एक ही उपाय है, इनको मार डालो। और हिटलर के भाषणों से जर्मनी की जनता खुश होती थी और चांसलर बन गया। तो काफ़ी सारे यहूदी जर्मनी छोड़ के पैलेस्टाइन आ गए। तो करीब 2.5 लाख यहूदी इस दौरान 39 से पहले, 39 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले करीब 2.5 लाख यहूदी यहाँ पे आ गए थे इज़राइल में, तो पैलेस्टाइन में। तो अभी पैलेस्टाइन के अंदर कुछ 4 लाख यहूदी हो चुके थे। हिटलर ने एक नुरेम्बर्ग लॉ भी पास किया था 1935 में, जिसके अंडर यहूदियों को बहुत ही ख़राब ट्रीट किया जा रहा था। उसने गेटोज़ बनवाए थे। गेटो माने चारों तरफ दीवार बना देगा यहूदी एरिया के बाहर, तो इसके बाहर तुम नहीं निकलोगे। यहूदियों को पहले सरकारी नौकरी से निकालना शुरू किया, फिर उनको आर्थिक रूप से उनके रोज़गार वगैरह से वंचित किया, बिज़नेस वगैरह से वंचित किया। और फाइनल सॉल्यूशन था उसका, हिटलर का, होलोकॉस्ट। हिब्रू में कहा जाता है शोआह, यानी कि नरसंहार। तो यहूदियों को मास मर्डर किया, सबको लाखों की संख्या में मारा। 1939 से 1945 के बीच उस 6 साल की अवधि में हिटलर ने करीब 60 लाख यहूदियों को मार डाला, जिसमें से 15 लाख बच्चे थे। और सबसे पहला आक्रमण जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिटलर ने किया था वो पोलैंड पे किया था। उसकी वजह ये थी कि सबसे बड़ा यहूदी पॉपुलेशन पोलैंड में था। इसके पीछे हिटलर के अंदर एक फर्जी का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि हम जर्मन आर्यन रेस, दुनिया की सबसे शुद्ध रेस हैं, और ये यहूदी कहाँ से आ गए, इनको मारो। हालांकि क्रिश्चियन और ज्यूज़ में रेशियल डिफरेंस कोई है नहीं, ठीक है। तो हिटलर की उसकी अपनी प्रॉब्लम है, पूजा पद्धति का डिफरेंस था, रेस का तो कोई डिफरेंस था नहीं। मतलब एक जीसस की राह पे चलते थे, दूसरे मोजेस की राह पे चलते थे तो एक ही लोग दोनों। तो फिर हिटलर ने आइडेंटिफाई, उसका एक प्लान था कि भाई ज्यूज़ कौन माना जाएगा, बहुत ज़्यादा कट्टर था। तो अगर मान लीजिए कोई 3 पीढ़ी पहले ज्यू था और बाद में क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गया, तब भी वो ज्यू है। अगर किसी ने ज्यू से शादी कर ली, क्रिश्चियन होते हुए ज्यू से शादी कर ली, उसको भी मारो। तो एक डिटेल प्लान बनाया था, एक फ़िल्म बनी है, नाम है कॉन्स्पिरेसी, उसी पे फिल्म बनी है कि हिटलर ने किस तरह से आइडेंटिफाई किया। और बहुत ही इतनी खतरनाक यातनाएं की हैं, बहुत सारी फिल्में बनी है उस पर। इतने लाखों लोगों को मारना है, हम कैसे मारेंगे, गोलियां ख़त्म हो गई, तो दफनाने के लिए कब्र नहीं है, तो क्या किया, डेड बॉडीज़ का क्या करेंगे, लाखों डेड बॉडीज़ हो रही हैं। तो उनको फैक्ट्रीज़ में ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह डेड बॉडीज़ का उपयोग करना शुरू किया।
तो मैं आपको बता नहीं सकता, आप फ़ोटोज़ देख नहीं पाएंगे, इतनी ख़राब यातनाएँ। और जहाँ पे ये फैक्ट्री चल रही होगी जिसमें इन यहूदियों की डेड बॉडीज़ को ईंधन की तरह उपयोग हो रहा है, वहाँ उसके अगल-बगल में कोई रेसिडेंशियल एरिया को परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि इंसानी डेड बॉडी जलने की स्मेल अलग होती है, लोगों को पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है इस फैक्ट्री में। तो सब कुछ चुपचाप से हो रहा था। फिर 1942 के आसपास इनकी एक मीटिंग हुई कि भाई अब इतने सारे यहूदियों को मारेंगे कैसे, मारने के तरीके ख़त्म हो रहे हैं। तो फिर एक नया तरीका निकाला जिसे कहा जाता है गैस चेम्बर। तो गैस चेम्बर जर्मनी में पहले भी होते थे, जो दिमाग से जिनको मेंटली इल कहा जाता है उन लोगों को मारने के लिए पब्लिक प्रेशर में उन गैस चेम्बर्स को बंद करवाया गया था, लेकिन यहूदियों के लिए इन गैस चेम्बर्स को दोबारा शुरू करवाया गया। तो हज़ारों की संख्या में यहूदियों को एक बड़े से हॉल में कमरे में इकट्ठा करेंगे और ऊपर से जहरीली गैस छोड़ देंगे, सब लोग मर जाएंगे, फिर उनकी डेड बॉडीज़ को ईंधन की तरह उपयोग होगा। तो बहुत ख़राब ट्रीटमेंट हुई थी और इतने ज़्यादा यहूदियों को मारा था कि मैं आपको आंकड़े दूंगा तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। पोलैंड में 33 लाख ज्यूज़ थे, जिसमें से लगभग 90% को मार डाला। उसी तरह रशिया और यूक्रेन में आधे ज्यूज़ 50%, हंगेरी और डच ज्यूज़ में 75%, रोमानिया में आधे ज्यूज़। पूरी दुनिया में यहूदियों की जितनी आबादी थी उसमें से 1/3 को हिटलर ने शहीद कर दिया। तो इस मूवमेंट से बहुत बड़ा एक मैसेज गया था पूरी दुनिया की कम्युनिटी में। मीनवाइल पैलेस्टाइन में अरब लोग क्या कर रहे थे, जो वहाँ के लोकल लोग थे वो क्या कर रहे थे। वहाँ पे एक पैलेस्टाइनियन नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ। उस नेशनल मूवमेंट के एक नेता थे, मौलाना थे सीरिया के, उनका नाम है इज़्ज़ुद्दीन अल कसाम। आज के टाइम पे आप सुनते होंगे, अगर हमास ने कसाम रॉकेट छोड़े हैं इज़राइल पे तो वो इस इज़्ज़ुद्दीन अल कसाम के नाम से। तो वो कसाम अगवानी कर रहे थे इसकी, और इंग्लैंड ने इनको मार डाला, इज़्ज़ुद्दीन अल कसाम को, नवंबर 1935 में। इनकी मौत से पैलेस्टीनियंस को ये लगा कि भाई इंग्लैंड तो पूरी तरह यहूदियों के ही पक्ष में है। हालांकि इंग्लैंड किसी पक्ष में नहीं था, इंग्लैंड तो अपना फ़ायदा देख रहा था, मुझे किस पक्ष को सपोर्ट करने से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो वहाँ पे इज़राइल में, पैलेस्टाइन में, अभी तक इज़राइल नहीं बना, इज़राइल बाद में बनेगा, अभी उसका नाम पैलेस्टाइन ही है 1936 में। तो पैलेस्टाइन में सिविल वॉर टाइप छिड़ गया और 1936 से लेके 1939 तक 3 साल तक यहूदियों और अरब्स के बीच में ये सिविल वॉर चली। इस सिविल वॉर से यहूदियों को ये पता चल गया कि भाई अरब्स के साथ युद्ध तो होना है कभी ना कभी। तो इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ़, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। माने युद्ध होगा या नहीं ये प्रश्न नहीं है, कब युद्ध होगा ये प्रश्न है। इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने एक कमीशन बिठा दिया जिसका नाम था पील कमीशन। तो पील कमीशन को ये पता चल गया कि भाई पैलेस्टाइन में मुद्दा इतना पेचीदा हो चुका है कि 2 स्टेट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। एक यहूदियों का स्टेट, देश अलग बनाना पड़ेगा, एक अरब्स का देश अलग बनाना पड़ेगा, पैलेस्टाइन। तो उसके तहत, पील कमीशन रिपोर्ट के तहत उन्होंने एक प्रपोज़ल दी कि पैलेस्टाइन का 20% टेरिटरी, 20% हिस्सा यहूदियों को दे दिया जाए। और जो अरब्स थे उनका अलग देश बनाने का इन्होंने नहीं सोचा था, इन्होंने सोचा था जॉर्डन जो वर्तमान का एक देश है, उसी जॉर्डन की टेरिटरी को बढ़ा देंगे और उसी में सारे अरब्स को डाल देंगे। दूसरा प्लान, खतरनाक प्लान ये था इनका कि जो एरिया हम यहूदियों को दे रहे हैं उसमें जितने अरब्स हैं उनको फिर इस ट्रांस जॉर्डन वाले एरिया में शिफ्ट कर देंगे, अगर मर्ज़ी से हुए तो ठीक, वरना ज़बरदस्ती शिफ्ट कर देंगे। अरब्स ने विरोध किया इसका, जाहिर सी बात है। यहूदियों ने इसको स्वीकृति दी थी क्योंकि उन्हें लगा कि भाई चलो 2000 साल के बाद एक छोटा सा देश तो मिल रहा है।
लेकिन इंग्लैंड इस वादे को लेके कोई सीरियस नहीं था, क्योंकि 38 के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन चुकी थी। हिटलर जिस तरह से ग्रो कर रहा था, ये पता चल गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड को मुस्लिम देशों का सपोर्ट चाहिए था, इसलिए इंग्लैंड ने अभी पैलेस्टाइन में अरब्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ज्यूज़ को सपोर्ट करना कम कर दिया। उसके लिए क्या किया इंग्लैंड ने, लंदन में 1939 में ज्यूज़ और अरब्स दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स को इकट्ठा किया और एक कॉन्फ्रेंस करवाई, जिसका नाम था सेंट जेम्स कॉन्फ्रेंस। सेंट जेम्स पैलेस में कॉन्फ्रेंस हुई थी। दोनों को कहा कि भाई आपस में चर्चा कर लो क्या करना है। दोनों ने चर्चा की, कोई रिजल्ट नहीं आया। इंग्लैंड ने क्या किया, खुद से एक वाइट पेपर निकाल दिया। बोले आने वाले 5 सालों में जो यहूदी पैलेस्टाइन में माइग्रेट कर पाएंगे उनकी संख्या 75,000 से ज़्यादा नहीं होगी। दूसरी बात, उसके बाद उन 5 सालों के बाद जो अगर कोई यहूदी पैलेस्टाइन में माइग्रेट करेगा तो वो अरब्स की मर्ज़ी से ही माइग्रेट कर पाएगा, मतलब अरब्स उसके लिए मंजूरी देते नहीं। और तीसरी बात, अब से यहूदी कोई भी ज़मीन पैलेस्टाइन में ख़रीद नहीं पाएंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब था कि इज़राइल कभी नहीं, यहूदियों का एक अलग देश कभी नहीं बनेगा। यहूदियों को बड़ा इससे धोखा महसूस हुआ कि ये लोग ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हैं कि तुम्हें एक अलग देश बना के दे देंगे, लेकिन इरादा तो कोई है नहीं इनका। तो वो सचेत हो गए, लेकिन खुल के इंग्लैंड का विरोध भी नहीं कर पा रहे थे। क्यों? तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गई और जर्मनी इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहा था। तो अब जर्मनी तो दुश्मन है यहूदियों का, ये तो पता है, हिटलर दुश्मन है। तो अब अगर इंग्लैंड का विरोध करेंगे तो जाएंगे कहाँ? तो फिर यहूदियों ने एक 2 प्रोंग स्ट्रेटेजी अपनाई कि इंग्लैंड का विरोध भी करना है, इंग्लैंड का समर्थन भी करना है। तो क्या हुआ, समर्थन करके क्या फ़ायदा मिला इनको? इंग्लैंड का सबसे बड़ा भाई पावर हाउस जो था, पैसे सबसे ज़्यादा जहाँ से आते थे, सबसे ज़्यादा जहाँ से आर्मी विड्रॉ करता था, वो था भारत। तो इंग्लैंड और भारत के बीच में इज़राइल उनके लिए एक हॉल्ट टाइप से स्थान के रूप में डेवलप हुआ पैलेस्टाइन। और यहूदियों ने क्या किया, इंग्लैंड की आर्मी को लॉजिस्टिकल सपोर्ट पैलेस्टाइन से देने लगे। लॉजिस्टिकल सपोर्ट यानी युद्ध लड़ने के लिए जो भी सामान चाहिए आपको, तो उसके लिए उन्होंने प्रोडक्शन वगैरह शुरू किया। तो उसके लिए उन्होंने फैक्ट्रीज़ बनाई, खाना वगैरह, यूनिफॉर्म उनके आर्मी वगैरह के, और उनको जो भी सामान चाहिए वो सब प्रोवाइड करना शुरू किया, हॉस्पिटल, सप्लाई सेंटर वगैरह सब कुछ। तो इससे यहूदियों ने पैसा कमा लिया। और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत तगड़ी व्यापारी कम्युनिटी है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पूरी दुनिया जहाँ गरीब हो रही थी, पैलेस्टाइन का यहूदी अमीर हो रहा था। और इन पैसों का फ़ायदा उनको बाद में, तुरंत बाद में मिला, जब अरब्स के ख़िलाफ़ जब युद्ध होना था उस टाइम पे उनको इन पैसों का फ़ायदा मिला। दूसरा, उन्होंने इंग्लैंड को सपोर्ट किया, तो इंग्लैंड की आर्मी में वो लोग भर्ती होने लगे, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1945 में, इज़राइल के पास 38,000 यहूदियों की ट्रेंड आर्मी थी, और जो कि बेस्ट ऑफ दी ट्रेनिंग पाए हुए थे। प्लस इंग्लैंड को इन्होंने जासूसी मदद भी ऑफ़र की। तो इंग्लैंड की जासूसी संस्थाओं के अंडर ट्रेन होके यहूदियों की एक जासूसी संस्था भी बन गई, तो इनके पास ट्रेंड जासूस भी आ गए। तो हमें पता है इज़राइल की जासूसी संस्था शायद दुनिया की बेस्ट स्पाई एजेंसी होगी शायद। तो ये सब प्लानिंग उनकी तभी से चल रही थी, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अरब्स के साथ वॉर तो होना है हमारा, ठीक है। मीनवाइल अरब्स क्या कर रहे थे, उनके बीच में एक असमंजस की स्थिति सी थी कि पैलेस्टाइन का युद्ध हम लोग खुद करेंगे या अगल बगल के अरब देशों की मदद से करेंगे। तो वो लोग खुद से उतने कभी समृद्ध हो नहीं पाए, तो वो लोग अगल बगल के पड़ोसी अरब देशों पे आधारित रहे हमेशा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थिति चेंज हो चुकी थी। तो जो
जो अलग अलग जो पहले ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था उसके अलग देश बना दिए थे इंग्लैंड ने बहुत सारे। सऊदी अरेबिया में जो ट्राइबल वॉर चल रही थी अलग अलग ट्राइब्स के बीच, उसमें अल सऊद नाम की ट्राइब को उन्होंने सपोर्ट किया ताकि बाद में वो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप रहे उनकी और इंग्लैंड की। उसी तरह जॉर्डन में उन्होंने हैशमाइट ट्राइब को सपोर्ट किया था जिससे उनके रिश्ते जॉर्डन के साथ अच्छे बने रहे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी प्लॉटिंग कर रखी थी हर जगह। ये देश नए नए आज़ाद हुए थे। हिटलर की ये जो हॉलोकॉस्ट की खबरें पूरे यूरोप में फैल गई, तो उससे पूरे यूरोप के ऊपर एक गिल्टी कॉन्शियंस, एक बर्डन सा हुआ कि भाई अब बस बहुत हुआ, यहूदियों ने बहुत प्रताड़ना झेल ली, अब इनका कुछ अब कोई इनका सोल्यूशन कर दो, समाधान कर दो, अब इनके लिए कुछ व्यवस्था करो। तो वही जैसे मैंने कहा कि भाई यहूदी रेफ्यूजीज़ को लेना कोई नहीं चाह रहा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहूदियों ने क्या किया, मास माइग्रेशन हुआ पैलेस्टाइन की तरफ और लाखों की तादाद में यहूदी यूरोप के अलग अलग देश छोड़ के पैलेस्टाइन जाने लगे। उन लोगों ने सोच लिया भाई बस अब बहुत हुआ, अब हमारा एक ही घर है वो इज़राइल होगा, हमारी जो बिब्लिकल ज़मीन है, बाइबल में जिस ज़मीन का हमको वादा किया गया है, हम वहीं जा रहे हैं। उसके चलते मास माइग्रेशन हुए और हज़ार एक एक शिप में भर भर के जा रहे थे पैलेस्टाइन। इंग्लैंड ने उन शिप्स को जाने नहीं दिया। उनमें से कुछ एक मेजर शिप थी एक्सोडस, जिसमें कुछ 4,500 लोग थे, उस पर एक फिल्म भी बनी हुई है। तो इंग्लैंड ने उनको पैलेस्टाइन में आने नहीं दिया, एंट्री नहीं दी। तो लोग भूख हड़ताल पे उतरे, काफ़ी सारे लोग मर गए, कुछ लोग रास्ते में ही मर गए थे समुंदर में डूब के। तो इससे इंग्लैंड की बड़ी हाय हाय थू थू हुई। तो अब इंग्लैंड के ऊपर एक प्रेशर आ गया कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो अब तो इनको पैलेस्टाइन में जगह देनी पड़ेगी। अमेरिका ने भी काफ़ी प्रेशर लगाया था क्योंकि अमेरिका की जियो लॉबी बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी, तो प्रेशराइज़ कर रहे थे वो भी काफ़ी। तो यूनाइटेड नेशंस बन चुका था 45 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत तक। तो यूनाइटेड नेशंस ने एक कमेटी बिठाई पैलेस्टाइन पे और उन्होंने एक पार्टीशन का प्लान दिया जिसके तहत यहूदियों को पैलेस्टाइन की 53% लैंड देने का प्रस्ताव रखा और अरब्स को 47%। अरब्स को कम लैंड क्यों देने का प्रावधान रखा, यहूदियों को ज़्यादा क्यों? क्योंकि यूरोप का कोई भी देश यहूदियों को चाह नहीं रहा था। अगर मना करते तो वो रेफ्यूजी स्टेटस मांगते कि भाई अब हमें शरणार्थी की तरह स्वीकार करो, वो कोई चाह नहीं रहा था। तो सब ने कहा भाई भेज दो इनको पैलेस्टाइन। दूसरी बात, तब का यूनाइटेड नेशंस सभी यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज से डोमिनेटेड था, तो उनका क्रिश्चियन कॉन्शियंस उन्हें बाइट कर रहा था कि हमने इतने सालों से यहूदियों को प्रताड़ित किया है, तो अब उनको लगा कि नहीं, अब तो यहूदियों को न्याय करना पड़ेगा। तो इस वजह से उन्होंने ये वाला प्रपोज़ल दिया। क्या हुआ इस प्रपोज़ल का? यहूदियों ने स्वीकार किया था इसका, लेकिन अरब्स में वही होना था जो हुआ, आग लग गई और एक सिविल वॉर छिड़ गया पैलेस्टाइन में यहूदियों और अरब्स के बीच में। नवंबर 1947 से ये सिविल वॉर शुरू हुआ और अभी तो यहूदियों के लिए तो ये फाइट टू फिनिश था, लेकिन अरब्स डिपेंडेंट थे अपने पड़ोसी देशों पे, जिसमें आपका था मेनली जॉर्डन, इजिप्ट और इराक। तो यहूदियों के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम था कि यहूदी सेटलमेंट्स, उनके जो घर थे वो अलग अलग जगहों पे थे, बिखरे हुए थे। तो ये जो बीच में से सड़क जा रही थी वो चाह रहे थे उस सड़क पे कब्जा कर लें, लेकिन उस सड़क के अगल बगल जो अरब लोग रह रहे थे उनका क्या करेंगे? तो शुरुआती दौर में अरब आर्मी हावी हो रही थी, इनकी संख्या कम थी यहूदी आर्मी की, अरब आर्मी की संख्या ज़्यादा थी। शुरुआती दौर में ये हावी हो रहे थे, लेकिन एक मेजर चेंज आया कि अरब्स के पास लड़ने का कारण नहीं था, क्योंकि लोकल पैलेस्टीनियंस के पास तो लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं था, वो डिपेंडेंट थे बाकी देशों पे।
इनके पास कॉमन पर्पस नहीं था, कोई एक समान कारण नहीं था इनके पास। जॉर्डन चाह रहा था कि पैलेस्टाइन की जितनी हो सके उतनी ज़्यादा ज़मीन हथिया ले, क्योंकि इंग्लैंड ने वादा भी किया था ट्रांस जॉर्डन बनाने का। वो चाह नहीं रहा था कि पैलेस्टाइन से नाम से कोई अलग देश बने। तो जॉर्डन चाह रहा था कि मैं जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़मीन कब्जा कर लूँ पैलेस्टाइन से, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। इजिप्ट चाह रहा था कि जॉर्डन और इराक को ज़्यादा फ़ायदा ना हो। इराक केवल इतना चाह रहा था कि बंदर मिल जाए कुछ, और जो इराक की पाइपलाइन है, ऑयल पाइपलाइन, उसके ऊपर मेरा कब्जा हो जाए। तो तीनों के पर्पज़ अलग अलग थे। यहूदियों के लिए फ़ाइट टू फिनिश थी। उन्हें लगा कि भाई अगर ये वॉर हार गए और दूसरा हॉलोकॉस्ट हो गया तो वहाँ पे हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार डाला, यहाँ तो कुल मिला के 6 लाख यहूदी हैं। तो अब अगर हॉलोकॉस्ट हो गया तो ख़त्म ही हो जाएंगे पूरी तरह। तो उनके लिए फ़ाइट टू फिनिश था, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था। तो अल्टीमेटली वो लोग कामयाब हो गए उस पूरी सड़क को कब्जा करने में। और मई 1948 में जब इंग्लैंड ने ये डिक्लेयर किया कि भाई हम पैलेस्टाइन छोड़ के जा रहे हैं, तब इज़राइल ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। उनके जो पहले प्रधानमंत्री थे डेविड बैन गुरियन, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इज़राइल अब से आज़ाद देश है। और अब ये सिविल वॉर की जगह अब ये हो गई फाइट इज़राइल अगेंस्ट अदर अरब कंट्रीज़, क्योंकि पैलेस्टाइन की तो कोई लीगल सैंक्टिटी थी नहीं। धीरे धीरे करके इज़राइल को यूनाइटेड नेशंस के मेजॉरिटी देशों से रिकग्निशन प्राप्त हो गई, मान्यता प्राप्त हो गई। तो अब इज़राइल एक देश बन गया, पैलेस्टाइन का कोई देश वाला स्टेटस नहीं है, क्योंकि वो डिपेंडेंट था सभी अपने अरब पड़ोसी देशों पे। तो अब ये वॉर हो गई इज़राइल और अरब कंट्रीज़ के बीच। वो अरब कंट्रीज़ को इंटरेस्ट नहीं था, उनके पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी, अगर थी तो अपने घर के झगड़े देखने थे। पूरी की पूरी आर्मी इज़राइल वाले बॉर्डर पे वो लोग तैनात करने की हालत में नहीं थे। तो इस वजह से ये फर्स्ट वॉर जो था, फर्स्ट अरब इज़राइल वॉर कहा जाता है, वो वॉर जीत गया इज़राइल। और इज़राइल ने पैलेस्टाइन के अच्छे खासे एरिया पे कब्जा कर लिया। लेकिन जो मेन वेस्ट वॉल, वेलिंग वॉल थी, जो यहूदियों की सबसे पवित्र जगह है, अल अक्सा मंदिर के, अल अक्सा मस्जिद के पश्चिम में जो वॉल है, वो नहीं मिल पाई उन्हें। पूरा का पूरा जेरूसलम नहीं मिल पाया। उनकी एक कोशिश थी कि जेरूसलम के अंदर जो 1 लाख यहूदी रहते हैं, उन 1 लाख यहूदियों को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंडर ला पाएँ तो बहुत बड़ी बात है। ये हो गया था। तो बाद में डेविड बैन गुरियन का एक स्टेटमेंट भी आया था कि अगर हम चाहते तो पूरा जेरूसलम कब्जे कर भी सकते थे, लेकिन अगर हम पूरा जेरूसलम कब्जा कर लेते तो फिर इंटरनेशनल फोर्सेस का दबाव आता हम पे कि खाली कर दो जेरूसलम, तब पूरा का पूरा जेरूसलम हमारे हाथ से चला जाता। अभी क्या हुआ, आधा जेरूसलम अरब्स के पास, आधा जेरूसलम यहूदियों के पास। तो इंटरनेशनल कमेटी की सिंपैथी दोनों की तरफ गई कि ठीक है भाई, दोनों जिस शहर को पवित्र मान रहे हैं वहाँ पे है तो सही, प्रेजेंस तो है, ये लोग अपने मस्जिद में जा पाएंगे, ये इनका बाद में देखेंगे वेलिंग वॉल का क्या करना है, ठीक है। लेकिन तुरंत खाली नहीं करवाया, जेरूसलम के जितने पार्ट पे इज़राइल का कब्जा था उसको तुरंत खाली नहीं करवाया।